friends, today we are going to discuss our chapter number 8, that is मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनानी स्टार्ट कर दी थी इंडिया के अंदर। तो अब इंडिया ने कैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी को इंडिया से उखाड़ फेंका, तो उसके लिए कौन कौन से मूवमेंट चले थे, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रगल बिटवीन 1857 एडी से लेके 1900 एडी तक कौन कौन से स्ट्रगल चले थे। द ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल, कौन कौन से ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे 1857 एडी के। फिर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स ऑफ नेशनलिस्ट ने कौन कौन से स्ट्रगल किए थे, क्या मूवमेंट आंदोलन चलाए थे उनको निकालने के लिए इंडिया से। देन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कौन कौन से चले थे 1894 एडी से लेके 1947 एडी तक। और फिर लास्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंस मूवमेंट। सो बिगिन करते हैं। स्ट्रगल बिटवीन 1857 एडी एंड 1900 एडी। तो देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी, कब हुई थी 1757 एडी के अंदर। ये ईयर आपने याद रखना है बिकॉज एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी। नेक्स्ट बैटल ऑफ बॉक्सर हुई थी आपकी 1764 से लेके 1765 एडी तक। और ब्रिटिशर्स ने इस समय पे पॉलिटिकल पावर, पहले तो ये कमर्शियल पावर से अब पॉलिटिकल पावर के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया था, यानी कि अब ये कॉलोनी से इंपीरियलिज्म की तरफ जा रहे थे। इन 19th सेंचुरी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स भी आए, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रथना समाज, रामकृष्ण मिशन, जो कि हमने 9th क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है। टू एलिमिनेट एविल्स प्रिवेलेंट इन इंडियन रिलीजन एंड सोसाइटी। ये सोशल रिफॉर्म क्यों आए, क्योंकि जो इंडियन रिलीजन के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर जो एविल्स हो रहे थे, जो बुरे काम हो रहे थे, उसको एलिमिनेट करने के लिए। नाउ इन द नोवेल अंदमान रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखना ये नोवेल है अंदमान, किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। और कौन सा सॉन्ग इन्होंने कंपोज करा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम भी किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम पीवाईक्यू में देखेंगे कि आपको बुक्स का नेम दे रखा है, फिर पूछा है कि ये बुक किसने लिखी है, कोई सॉन्ग दे दिया, तो वो पूछा है ये बैटल कब हुई थी, तो वो भी आपको पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर से रिलेटेड, जो भी पीवाईक्यू आया हुआ है तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखो इसमें तीन चीजें बता रखी है, किसमें, स्ट्रगल बिटवीन 1857 एडी से लेके 1900 एडी के बीच में ये तीन चीजें हुई थी। पहली चीज इंडिगो अपराइजिंग ऑफ 1859 से लेके 60 के बीच में, यानी एक साल तक इंडिगो को लेके इंडिया के अंदर आंदोलन चला था। तो देखो इंडिगो क्या होता है, इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जिससे हमें ब्लू कलर मिलता है, बट जब हम इसको ग्रो करते हैं तो जो फर्टिलिटी होती है उस लैंड की वो काफी खत्म हो जाती है, मतलब उसके बाद कुछ सालों तक उस लैंड के ऊपर कोई खेती नहीं हो सकती। तो इसलिए इंडिगो की काफी डिमांड थी यूरोप के अंदर। तो ग्रेडी ब्रिटिशर्स या मर्चेंट लैंडलॉर्ड ने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया के अंदर इंडिगो ग्रो करें। द कमिटेड सर्व एट्रोसिटीज ऑन फार्मर, ये फार्मर्स के ऊपर, फार्मर्स की फैमिली के ऊपर फोर्स करने लगे कि तुम इंडिगो को कल्टीवेट करो। तो एक जर्मन प्रिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और उस, जैसे कि उनको ग्रुप का नाम दे दिया, जैसे सोसर होल्डर, स्टोन पेटलर, और उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसका विरोध करा, किस चीज का, इंडिगो को ग्रो करने के लिए, अगेंस्ट द स्टिक्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। जो लैंडलॉर्ड थे, इंग्लिशमैन जो थे वो लैंडलॉर्ड थे, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने जाके लड़ाई लड़ी। दीज फार्मर डिड नॉट हैव एनी लीडर, इन फार्मर्स का कोई लीडर नहीं था, बट फिर भी इन्होंने साथ मिलके जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड की जो एट्रोसिटीज है उनके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। इन्होंने कैसे लड़ाई करी, इन्होंने ड्रम्स लिए और डुगडुगी ली। डुगडुगी क्या होता है, स्मॉल टाइप का ड्रम होता है, तो इन्होंने ड्रम और डुगडुगी का यूज किया। हर विलेज के बाहर ड्रम्स और आपको डुगडुगी देखने को मिले थे उस टाइम पे, और ब्रिटिशर्स जैसे ही आते वो उसको बजाने लग जाते, और फिर जितने भी विलेजर्स थे वो कलेक्ट हो जाते और फिर उन्हें भगा देते इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को। तो ये था आपका पूरा इंडिगो अपराइजिंग इन 1859 से लेके 60 एडी तक। नेक्स्ट आपका कुक्का मूवमेंट। कुक्का मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1869 से लेके 72 एडी तक चला था। तो एक सेक्शन फॉर्म किया था किसने, राम सिंह कुक्कावास ने एक ऐसा सेक्शन फॉर्म किया था, यानी एक ऐसा ग्रुप फॉर्म किया था जिसका नाम दिया कुक्का या फिर नामधारी सिख। और इस सेक्शन के लोग क्या करते थे, ये जोर जोर से गाते थे, चिल्लाते थे, इसलिए इसका नाम कुक्का पड़ा। ही डिवाइडेड द होल पंजाब, इन्होंने पूरे पंजाब को 22 हिस्सों के अंदर बांट दिया और हर हिस्से के अंदर एक एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। और उनके जो डिसाइपल थे, जो यानी उस सेक्शन को जो फॉलो करते थे, वो रात को भी तैनात थे, वो जब बुलाते तभी इकट्ठा हो जाते, और वो सिंपल कपड़े पहनते थे, और उनके माथे पर स्ट्रेट टर्बन होती थी, यानी पगड़ी होती थी। इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम करा, इन्होंने डिस्ट्रॉय करे थे स्लॉचर हाउसेस अराउंड द पिलग्रिमेज साइट्स।
तो यानी स्लॉच हाउसेस का मतलब होता है जहाँ पे मांस मच्छी कटती है। तो इन्होंने जो पिलग्रिमेज साइट थी यानी जो धार्मिक स्थान थे वहां पे जो मांस मच्छी कटते थे तो उसको डिस्ट्रॉय करा था कहाँ, पंजाब के अंदर। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट कुका का ब्रिटिशर्स के साथ हुआ था, कब हुआ था? फिरोजपुर 1869 के अंदर। ये ईयर आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट, द कुका यूज फर्स्ट इंडिजीनियस क्लोथ का यूज करते थे, यानी जो इंडिया के अंदर बने हैं उन कपड़ों को ये पहनते थे, आगे प्रोपेगेट करते थे। इंडियन क्लोथ्स कैसे थे? थिक कॉटन के होते थे, खादर कपड़े होते थे, इसी को यूज करते थे फॉर ट्रेड, और ये इंडिजीनियस गुड होते थे। और बॉयकॉट करते थे किसको? किसका बॉयकॉट करते थे? फॉरेन गुड्स का। और वो कहते थे कि फॉरेन गुड्स अपने नेशन के लिए एक वेपन है। नेक्स्ट है स्ट्रगल ऑफ बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा कौन थे? मुंडा रेबिलियन के लीडर थे बिरसा मुंडा। बिरसा वॉज द मुंडा ऑफ चालकट। चालकट एक स्मॉल विलेज है, कहाँ? रांची। रांची के अंदर एक स्मॉल विलेज है जिसका नाम है चालकट। इन्होंने अपना धर्म चेंज कर दिया था, क्रिश्चियनिटी में चले गए, बट वो इसके साथ सेटिस्फाई नहीं हुए, तो ये क्रिश्चियनिटी से वापस अपने मुंडा के अंदर आ गए थे, अपने रिलीजन के अंदर आ गए थे। इन्होंने एंटी ब्रिटिश, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चलाए थे इंडिया के अंदर, यानी ब्रिटिशर्स के विरोध में मूवमेंट चलाए थे। एंड वांटेड मुंडा राज, ये ब्रिटिश राज की जगह पे मुंडा राज को इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया के अंदर। इन्होंने बहुत सारी जगह पे अटैक्स भी किए, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट शॉक हो गई कि ये एकदम से कैसे अटैक्स होने लग गए। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको सर्च करने के लिए लग गई, ढूंढने लग गई, और फिर इनको अरेस्ट कर लिया और रांची की जेल के अंदर इन्हें छोड़ दिया गया। बिरसा वॉज अरेस्टेड एंड कैप्ट इन रांची जेल। रांची के जेल के अंदर इन्हें रखा गया। जो बिरसा की वाइफ थी जिनका नेम था मनकी, उनको भी 2 साल के लिए सजा सुनाई गई। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उन्होंने इनके सपोर्ट के अंदर आर्टिकल्स लिखे थे बिरसा मुंडा के सपोर्ट में, और इनके फिर आगे जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, इनके जो सपोर्टर्स थे, इन्होंने आगे उस न्यूज़पेपर को प्रोपेगेट किया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स ऑफ नेशनलिस्ट। कौन से स्ट्रगल किए, क्या मूवमेंट्स रहे थे नेशनलिस्ट के, तो वो पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है हर साल। ही स्टार्टेड इंक्लूलेटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बाय स्टार्टिंग द एडिटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। इन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने का काम करा था, इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट करा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट करा था? बाल गंगाधर तिलक ने। न्यूज़पेपर के केसरी न्यूज़पेपर की कौन सी लैंग्वेज थी? दैट इज मराठी। और मराठा न्यूज़पेपर किसके अंदर था? इंग्लिश के अंदर था। ही यूज्ड, इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का यूज करा था, क्योंकि एक ये बहुत बड़े उत्सव माने जाते थे जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर लोग गैदर होते थे, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को प्रोपेगेट करते थे थ्रू सॉन्ग स्पीचेस के थ्रू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चापेकर ब्रदर। 1898 एडी के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, 1898 एडी के अंदर चापेकर ब्रदर्स ने एक ब्लैक कमिश्नर हुआ करते थे उस टाइम पे जिसका नेम था रैंड। रैंड जो थे पूना के थे, इन्हें मार दिया गया था। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक, वही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज तिलक जो है लोगों के मन में विद्रोह की भावना जगा रहा है, जिसके कारण चापेकर ब्रदर्स ने हमारे कमिश्नर को मार गिराया। तो इसलिए द कोर्ट सेंटेंस्ड हिम 18 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इंडियन न्यूज़पेपर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड इट ओवरनाइट। इसलिए जो इंडियन न्यूज़पेपर थे उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, किसको? ब्रिटिशर्स को। इसके बाद तिलक को पॉपुलर हो गए थे पूरे इंडिया के अंदर और उन्हें टाइटल मिला लोकमान्य। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक का नेम क्या टाइटल दिया गया था? तो वो आप लिख सकते हैं लोकमान्य। नेक्स्ट है बंग बंग और स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट क्या था? तो एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कुर्जन। लॉर्ड कुर्जन ने अडॉप्ट की थी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। इसलिए उन्होंने इंडिया को 1/4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक था आपका ईस्ट बंगाल, एक था आपका वेस्ट बंगाल। और ये किसके बेसिस पे विभाजन किया था? कम्युनलिज्म, कम्युनिटी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। यानी कि जो हिंदू लोग होंगे उस एरिया के अंदर मुस्लिम थे, तो जो हिंदू होंगे उनको अलग कर दिया, जो मुस्लिम थे उनको अलग कर दिया। अब देखो स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था बंगाल के अंदर। इस मूवमेंट के स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट यानी कि अपने जो इंडिजीनियस गुड्स है उसको यूज करना और जो फॉरेन गुड्स है उनका बाइकॉट करना। अब बंगाल के अंदर विपिन चंद्रपाल एक्टिव थे। विपिन चंद्रपाल इस मूवमेंट के लीडर थे और पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय इनके लीडर थे। इन्होंने क्या डिमांड करा कि उस टाइम पे जो पार्टीशंस करने लगे थे ब्रिटिशर्स इंडिया का, जैसे लॉर्ड कुर्जन पार्टीशन करने लगे थे इंडिया का, तो इसलिए ये एक कॉमन इशू बन गया था, एक छोटा सा इशू बन गया था। तो इसलिए क्या किया,
जो थे, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक टाइटल दिया, दैट इज स्वराज, अब हमारा राज होगा। हमारा राज हमारा बर्थ राइट है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको पाकर रहेंगे। इस मूवमेंट के अंदर इन्होंने ना ही फॉरेन गुड को बाइकआउट किया, बल्कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, कोर्ट्स हो गए, जॉब्स होगी, जो टाइटल गवर्नमेंट ने दिए थे बाल गंगाधर तिलक को, उन सभी का त्याग कर दिया और बल्कि उसके बजाय नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, देश का इंस्टीट्यूशन बनाया, ना कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज होम रूल लीग, यानी कि जब लोकमान्य तिलक को 18 महीनों की सजा सुनाई दी थी, तो तब ये 1914 एडी के अंदर सजा काट कर आए थे। तो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर थी, तो क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1914 से लेके 1918 एडी तक। फिर he resolved to fill it with enthusiasm and by forming the Home Rule League he started Home Rule Movement। Home Rule Movement चलाया था इन्होंने। इनके सहायक कौन थे, एन ए बेसेंट। एन ए बेसेंट इनके साथी थे। और जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तब इन्होंने इस मूवमेंट के तहत इतने लोगों को काबिल बना दिया था कि जब भी स्ट्रगल पड़े, यानी जब भी रिक्वायरमेंट पड़े, तब ये लोग तैयार थे, फ्रीडम फाइटर्स तैयार थे। वेपन्स की इन्हें ट्रेनिंग दी गई और इन्हें भड़काया गया कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में ऐसे कर रहे थे, अब हमें विरोध करना चाहिए। बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर अ जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स तैयार थी। नेशनल जो स्ट्रगल था वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था और हम लड़ सकते थे फ्यूचर के अंदर। एंड तिलक वॉज टर्म्ड बाय वी शहरोल। तिलक को वी शहरोल ने क्या बोला, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट 1894 एडी से लेके 1947 के बीच में कौन कौन से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए थे। तो चापेकर ब्रदर्स का इंपॉर्टेंट है। तो देखो 1897 के अंदर ब्लैक कमिश्नर रैंड को अपॉइंट किया गया था, किसके अंदर, पूना के अंदर। और फिर 1898 एडी के अंदर चापेकर ब्रदर्स ने उनको मार दिया था। ठीक है, तो इंग्लिश मैन ने क्या सोचा कि ये जो है जनरल पब्लिक के अंदर एक विरोध की भावना पैदा कर रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो फिर इन्होंने चापेकर ब्रदर्स को पकड़ा, जिसका नाम था, दो ब्रदर थे ये, दामोदर चापेकर और दूसरा बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने शूट कर दिया था रैन को और फिर बाद में इन्हें पकड़ा गया और इन्हें डेथ एंड सेंटेंस टू डेथ। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कौन एक्टिव थे, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए जैसे मेला, मित्र एंड अभिनव भारत। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभिनव भारत या फिर मित्र मेला के फाउंडर कौन है। तो क्या आंसर आ जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। इवन बिफोर ही वेंट टू यूरोप टू ऑर्गेनाइज दी, ये इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले ये यूरोप भी जाके आए थे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल के अंदर कौन एक्टिव थे, अरविंद घोष और बरिंद्र घोष। इन्होंने अनुशीलन समिति बनाई थी। तो क्वेश्चन आपके यहीं से ही आते हैं कि ये समिति, ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई, ये टाइटल किसको मिला, ये लड़ाई कब लड़ी गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अनुशीलन समिति बनाई थी किसने, अरविंद घोष और बरिंद्र घोष ने। और मैगजीन बनाई थी जैसे संध्या, युगांतर, और बुक्स बनाई थी जैसे भवानी मंदिर। भवानी मंदिर बुक्स किसने बनाई थी, इन दोनों ने बनाई थी। नेक्स्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा एंड विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ते हैं। जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे ये काठियावाड़ के रहने वाले थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई की थी और ये बैरिस्टर बन गए थे। फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक स्वास्थ्य समिति बनाई थी जिसे कई बार इंडिया हाउस भी बोला जाता था, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, दैट इज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पढ़े तो वीर सावरकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी, दैट इज अभिनव भारत। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, अभिनव भारत इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने बॉम्ब फैक्ट्री भी बनाई थी इन दी एरिया लाइक पुणे, बॉम्बे, नासिक की जगह पे बॉम्ब फैक्ट्री बनाई थी। और वीर सावरकर के जो बड़े भाई थे गणेश सावरकर, वो भी ग्रेट पैट्रियोट थे, यानी देश सेवक थे। अब देखो 2025 का पीवाईक्यू आया हुआ है, हु फाउंडेड दी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत। अभिनव भारत के किसने फाउंड करा था, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट हरियाणा बोर्ड का जो सैंपल पेपर है 2025-26 का, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रीफली डिस्क्राइब द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बाय चापेकर ब्रदर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप पहले तो लिखोगे कि 1897 एडी के अंदर ब्लैक कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी। फिर 1898 एडी के अंदर चापेकर ब्रदर्स, ये कौन थे, दामोदर सावरकर और बालकृष्ण चापेकर ने शूट कर दिया था रैंड को। इसके बाद दोनों को पकड़ा गया और फांसी की सजा इन्हें सुना दी गई। ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। तो बाकी आप थोड़ा बहुत खुद से बना के लिख लेना। नेक्स्ट हम करते हैं
गदर मूवमेंट 1913 एडी के अंदर हिंदुस्तान एसोसिएशन फॉर्म करी गई थी। गदर पार्टी ने हिंदुस्तान एसोसिएशन को फॉर्म किया था। तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे गदर पार्टी के, इंडिया के नहीं, गदर पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सोहन सिंह बखाना। और इसके सेक्रेटरी कौन थे? लाला हरदयाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? युगांतर में। नेक्स्ट, इंडिया वर ट्रीटेड विद डिसरिस्पेक्ट। इन्होंने देखा कि फॉरेन कंट्री के अंदर इंडिया को काफी डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट किया जा रहा है। फिर इन्होंने अपने जो देश के लोगों थे उनका दर्द को रियलाइज करा। फिर इन्होंने डिसाइड करा कि हम इंडिया को जो क्लचेस है ब्रिटिशर्स के, हम उसको अब दूर भगाएंगे। दूर भगाने का समय आ गया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि एंड ऑफ ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश रूल को खत्म करना इंडिया के अंदर से जितना जल्दी हो सके, जितने एफर्ट हमें लगाने पड़े, जितने एक्टिविटीज हमें करने पड़े। फिर इनके बाद गदर मूवमेंट के अंदर इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर भी ऑर्गेनाइज करा, गदर। तो यानी न्यूज़पेपर ने एक बहुत अच्छा काम करा था, लोगों को जागरूक करने का काम करा था। अब हम पढ़ते हैं कामागाता मारू इंसिडेंट को। तो जो मेंबर थे गदर पार्टी के, वो जर्मन के अंदर काम कर रहे थे। तो जर्मन से इंडिया के अंदर ये वेपन्स भेज रहे थे बाय द शिप, जिसका नेम था तोसा मारू। तोसा मारू का क्या एम था? कि आर्म रेवोल्यूशन को लाना इंडिया के अंदर। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने काफी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखे थे इंडिया के ऊपर। तो जो बाबा गुरविंदर सिंह थे, वो एक अमीर इंसान थे, सिंगापुर के अंदर रहते थे। इन्होंने 350 इंडियन को कामागाता मारू शिप के अंदर भेजा था। कामागाता मारू शिप के अंदर कनाडा के लिए इनको भेजा था। जब ये शिप कनाडा पोर्ट पे पहुंची तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अब तुम यहाँ पे लैंड नहीं करोगे, ये तुम्हारी शिप जहां से लाए थे ना जर्मन से, तो वापस ले जाओ इसको। तो उस समय पे इतनी दूर ट्रैवल करना और फिर शिप को वापस लेना काफी डिफिकल्ट था। तो कुछ पैसेंजर ट्राई टू एंटर इन कलकत्ता बाय फोर्स, द गवर्नमेंट ओपन फायर ऑन देम। जब ये कुछ पैसेंजर कलकत्ता पहुंचे आर्म फोर्सेस के साथ, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनके ऊपर फायर कर दिया ड्यू टू द शूटिंग ऑफ इनोसेंट पीपल इन कामागाता मारू। कामागाता मारू इंसिडेंट के अंदर आम इंसान को भी शूट किया गया। नेक्स्ट एक कोरी इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था कब? 1919 एडी के अंदर। और इसके लीडर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था कब? 1919 एडी के अंदर। और जो लीडर थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की रेवोल्यूशनरी यूथ की। जो उस समय पे नौजवान लोग थे, क्रांतिकारी नौजवान लोग थे, उनकी एक कॉन्फ्रेंस बिठाई गई कानपुर के अंदर। उसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बोल दिया गया। वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। दिस ऑर्गेनाइजेशन लूटेड द ट्रेजर ऑफ स्टॉपिंग द ट्रेन इन ककोरी विलेज नियर लखनऊ। तो हमें पता है कि ब्रिटिशर्स अपना सामान लेके जा रहे थे उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर, तो उन्होंने रेलवे सिस्टम को भी स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे ट्रेन के थ्रू सामान लूटा जा रहा था, तब इन्होंने ककोरी विलेज था, लखनऊ के पास एक ककोरी विलेज था, तो उसको लूट लिया। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल और उसकी टीम के अंदर, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने उसको लूट लिया। कब? 9 अगस्त 1925 एडी के अंदर। नेक्स्ट आपका ऑपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, काफी इंपॉर्टेंट कमीशन है ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। 1928 एडी के अंदर अ कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर, इसके अंदर 7 मेंबर थे और सारे ही इंग्लिशमैन थे। ये आए थे इंडिया के अंदर, हेडेड बाय सर जॉन साइमन। इसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। ये ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1928। दिस कमीशन वाज अपोज्ड ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर इसका विरोध किया गया विद द स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक। लोगों ने क्या बोला? कि साइमन गो बैक। तो यानी इंग्लिशमैन आए थे, 7 इंग्लिशमैन आए थे बाहर से 1928 एडी के अंदर। उन्होंने एक साइमन कमीशन बनाई थी, तो लोगों ने इसका विरोध किया था, इंडियन लोगों ने, और उनको कहा कि साइमन गो बैक। तो लाला लाजपत राय स्कम्बे टू अ बार्बिक लाठी चार्ज, लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज भी किया गया। राजगुरु भगत सिंह ने शूट कर दिया था सौंदर्स को। कारण क्या हुआ? लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई। नेक्स्ट हम समझते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मार्टिरडम। तो हमें पता है देशभक्त थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अ केस ऑफ भगत सिंह इन्वॉल्वमेंट इन सुंदर मर्डर केस स्टार्टेड, दिस इज कॉल्ड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। यानी कि ऐसा माना जाता है कि भगत सिंह ने सौंदर्स जो थे, ब्रिटिशर्स थे, उनका मर्डर कर दिया था, जिसके कारण भगत सिंह को दोषी माना गया। और इसी केस को क्या बोला गया? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोला गया। द ट्रायल ऑफ मर्डर्स ऑफ सौंदर टुक प्लेस, द ट्रायल ऑफ मर्डर ऑफ, सॉरी ये लाइन रिपीट होगी। तो जो मर्डरर्स थे सौंदर्स के, तो उसके लिए लोगों को बुलाना स्टार्ट किया। तो एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बिठाई गई, ट्राइब्यूनल यानी कि बेंचेस ऑफ जजेस, जजेस का बेंच बिठाया गया। एंड सेंटेंस भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स टू डेथ। तो भगत सिंह और उनके साथी को डेथ की सुनवाई सुना दी गई। ऑन मार्च 23 1931 एडी के अंदर उन तीनों को हैंग कर दिया गया। कहते हैं आजाद हिंद फौज किसने फाउंड की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड करी थी इन 1938 एडी के अंदर। सुभाष चंद्र बोस was elected
द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का प्रेसिडेंट मान लिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने रिकॉन्स्टिट्यूट करा था आजाद हिंद फौज को विद रास बिहारी बोस एंड, और इनका स्लोगन क्या था, दिल्ली चलो। एंड ऑन अगस्त 18 1945 एडी के अंदर सुभाष चंद्र बोस बिलीव्ड हैव द, और ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक एयरप्लेन क्रैश के कारण होती है, बट फिर भी ये कंफर्म नहीं है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि कुछ ऑफिसर्स है आजाद हिंद फौज के ऑन चार्जेस ऑफ बेट्रल, द वेव ऑफ प्रोटेस्ट स्प्रेड अमंग द कंट्री, यानी कि आजाद हिंद फौज के कुछ ऑफिसर्स के कारण पूरी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तब उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको भी खत्म करने की कोशिश करी। नेक्स्ट स्ट्रगल ऑफ रॉयल नेवी, हमारे रॉयल नेवी का क्या योगदान रहा था। 1946 एडी के अंदर द एयरफोर्स सोल्जर वेंट ऑन स्ट्राइक इन मुंबई, मुंबई के अंदर स्ट्राइक में आ गए थे। देयर डिमांड वाज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियन इन एयरफोर्स शुड बी रिमूव्ड। इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश और इंडियन की जो एयरफोर्स है उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म कर दो। अवेयरनेस आई थी लोगों के अंदर, they had वो awareness they had dawned among Indians and they were demanding equality in every field। तो awareness आ गई थी इस समय पे लोगों के अंदर, और वो हर एक फील्ड के अंदर इक्वालिटी को मांगने लगे थे, डिमांड करने लगे थे इक्वालिटी की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 2025 का हरियाणा बोर्ड का पेपर है, व्हेन डिड साइमन कमीशन केम टू इंडिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1828। नेक्स्ट हम करते हैं नॉन वायलेंस मूवमेंट, अहिंसा आंदोलन, इसके लीडर कौन थे, गांधी जी लीडर थे। कब तक चला था ये, 1947 एडी तक चला था। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्टार्ट किया था इन द सर्कमस्टांसेस, लाइक उस टाइम पे रोवल्ट एक्ट था, जलियांवाला बाग मैसेकर था, तो उस टाइम पे इन्होंने एक नॉन वायलेंस अहिंसा आंदोलन स्टार्ट करा था। He also returned the title of Kesar-e-Hind given by the government, गवर्नमेंट ने इन्हें केसर-ए-हिंद का टाइटल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर नॉन वायलेंस मूवमेंट के अंदर क्या था, जो फॉरेन गुड क्लोथ्स होंगे उसका बाइकआउट किया, खादी जो हमारे इंडिजिनियस गुड है उसको अडॉप्ट किया इन प्लेस ऑफ फॉरेन गुड, एंड यूज ऑफ चरखा के यूज को भी इन्होंने इंक्रीज किया, और जो फॉरेन गुड है उसको बाइकआउट किया, और इंडिजिनियस गुड को इन्होंने आगे प्रोपेगेट किया। नेक्स्ट चोरा चोरी एक इंसिडेंट है, यानी कि ये नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि जो फॉरेन गुड्स है उसका बाइकआउट करना, और जो अपने इंडिजिनियस गुड है उनको अडॉप्ट करना, और जो चरखा है उसको इंक्रीज करना। तो फिर 1922 एडी के अंदर एक चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर एक पुलिस स्टेशन था, उस पे लोगों ने आग लगा दी थी, जिसमें 21 कांस्टेबल मारे गए थे। ये कहाँ हुआ था, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, जो यूपी के अंदर है। इस इंसिडेंट को देख के महात्मा गांधी ने इस नॉन वायलेंस मूवमेंट को बंद करवा दिया, और फिर इस मूवमेंट ने लोगों के अंदर अवेयरनेस को स्प्रेड किया था। नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, if the government accepted their demand then they would withdraw the decision to start the movement, but Lord Irwin did not concede their demand, यानी कि कई लोगों ने कुछ डिमांड रखी थी गवर्नमेंट के सामने, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी। अगर गवर्नमेंट वो डिमांड मान लेती है तो ये इस मूवमेंट को बंद कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ये बंद कर देंगे, बट अगर नहीं मानती तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता ही रहेगा। तो जो वाइकोरी लॉर्ड आइवरिन थे, डिड नॉट, उन्होंने इस डिमांड को नजरअंदाज कर दिया था। तो 1930 एडी के अंदर गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी यात्रा को इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने 6 अप्रैल 1930 के अंदर गांधी जी दांडी पहुंचे थे, दांडी एक जगह का नाम है, और वहां पे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने सोल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था सी वाटर से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एंटर इनटू द गांधी इरविन पैक्ट। तो ये जो डिमांड्स लिखी गई थी वो कौन से पैक्ट के अंदर लिखी हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट के अंदर लोगों की डिमांड रखी गई थी, और कहा था कि अगर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेती है तब हम इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देंगे, अगर नहीं करती है तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो पहले तो लॉर्ड आइरविन ने इसको इग्नोर कर दिया था, तो फिर इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। अप्रैल 6 1930 के अंदर गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, सी वाटर से सोल्ट को बनाया जाता है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गांधी वेंट टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी लंदन भी गए थे और उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन द बॉम्बे सेशन ऑन अगस्त 8 1942 AD। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास द मेन लीडर कांग्रेस लाइक गांधी जी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा सीतामी एक्सेट्रा टेकन प्रिजनर, लॉयर, टीचर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, वर्कर,
स्टूडेंट एंड women also participate, तो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, अपना भारत छोड़ो और ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाने की बात की, तो मेन लीडर्स जो थे जैसे गांधी जी, नेहरू जी, इन सभी ने इस मूवमेंट को चलाया। लॉयर्स, टीचर्स, सभी ने इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। पूरे वर्ल्ड के पूरे नेशन के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था और फिर फाइनली ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए। दिस वॉज ऑल योर चैप्टर नंबर 8। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।